हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लाइफलाइन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वसा क्या है, वसा का निर्माण कैसे होता है। तो आइए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वसा क्या है। भोजन में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आदि पोषक तत्वों के अलावा वसा भी एक पोषक तत्व है जो भोजन में चिकनाई के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? चिकनाई के रूप में। वसा शरीर को ऊर्जा देने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। जिस प्रकार प्रोटीन जो होता है शरीर निर्माण में सहायक होता है, विटामिन जो होता है यह शरीर की सुरक्षा के लिए सहायक होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह शरीर को ऊर्जा देने में सहायक होता है, ठीक उसी प्रकार वसा जो होता है यह शरीर को ऊर्जा देने वाला महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। वसा का संगठन कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों के रासायनिक संयोग से होता है। यह है वसा का संगठन। फिर बात आती है कि वसा का निर्माण कैसे होता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वसा का निर्माण कैसे होता है एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शरीर में वसा का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वसा का निर्माण कैसे होता है। वसा का निर्माण किसी एक ग्लिसरॉल पदार्थ का एक वशीय अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं फैटी एसिड। ग्लिसरॉल पदार्थ क्या है, वशीय अम्ल क्या है, इन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ा आगे आने पे। तो वसा का निर्माण किसी एक ग्लिसरॉल पदार्थ का एक वशीय अम्ल के संयोजन से होता है। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन तत्व जो होता है वो काफ़ी कम मात्रा में संयुक्त होते हैं। जी हाँ, वसा में कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के तत्व जितना अधिक होता है, ऑक्सीजन का तत्व जो होता है उतना ही कम होता है। फिर आया हमारा शरीर में वसा का निर्माण। पहले मैंने आपको बताया कि वसा का निर्माण कैसे होता है। अब यहाँ पे आप जानिए कि हमारे शरीर में वसा का निर्माण कैसे होता है। शरीर में वसा का निर्माण तब होता है जब यकृत और मांसपेशियों में यानी कि लीवर एंड मसल्स में ग्लाइकोजन का भंडारण पूरा हो जाता है, तब शरीर में वसा का निर्माण होता है। फिर गाइस देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वसा में कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा प्राप्त होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। मेरे इस वीडियो में एनीवे इसी ने ऑल इन वन वीडियो में आपके यूजीसी नेट एग्जाम एंड टीजीटी पीजीटी होम साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, आपके यहाँ पर 1 नंबर पर का क्वेश्चन बन रहा है। अगर क्वेश्चन में आता है कि कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा पाया जाता है, वह पोषक तत्व कौन सा है। आपको 3 से 4 पॉइंट दे दिए जा रहे हैं, तो आपको उसमें से एक पॉइंट को चूज करना है। वसा, कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा पाया जाता है किसमें? वसा में। अच्छा, रीजन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा पाई जाती है वसा में? तो आइए इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जहाँ हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 होता है, 1:2 होता है, वहीं वसा में यह अनुपात 1:3 से 1:7 होता है। यही रीजन है कि कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा पाई जाती है वसा में। फिर है, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए वसा किसमें परिवर्तित होती है? शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए वसा किसमें परिवर्तित होती है? तो शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए वसा ग्लिसरॉल फैटी एसिड में टूटता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रोटीन जो होता है या अमीनो अम्ल में परिवर्तित होकर मानव शरीर को ऊर्जा देती है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है या ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा देती है, ठीक उसी प्रकार वसा जो होती है यह ग्लिसरॉल फैटी एसिड में परिवर्तित होकर मानव शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करती है। फिर है कि कौन कौन से पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले कौन कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करती है। तो ये हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये जो पोषक तत्व हैं ये मानव शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करती है। चलिए, आपने ये तो जाना कि कौन कौन से पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा देती हैं। अब आप ये जानेंगे कि कितने परसेंटेज में
भोजन के पोषक तत्व कितने परसेंटेज में हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे वसा की। वसा जो होता है, वसा से 20 से 30% मानव शरीर को ऊर्जा मिलती है। फिर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से 55 से 16% हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर बात करें प्रोटीन की। प्रोटीन जो है बहुत ही कम मात्रा में, बट जितने भी एनर्जी देती है मानव शरीर के लिए वह बहुत ही यूजफुल होता है। प्रोटीन जो है यह 10 से 20% हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करती है। गाइस, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बताया कि वसा जो है, वसा में कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा पाई जाती है, तो मैंने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज क्यों बढ़ाया है ना। एनीवे, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। वसा जो होता है, वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ऊर्जा मिलती है। वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है बट स्लो, इसलिए इसका परसेंटेज कम है। कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका परसेंटेज हायर है। अब आप जानना चाहोगे कि क्या रीजन है कार्बोहाइड्रेट जल्दी ऊर्जा देती है, तो मैं बताती हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह ग्लूकोज में परिवर्तित होकर शरीर को ऊर्जा देती है। ये जो होती है ग्लूकोज के रूप में ही रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी कि ग्लूकोज जो होती है यह रक्त में मिलकर, यानी कि जब रक्त का संचार होता है पूरे बॉडी में, तो यह रक्त में मिलकर ही पूरे शरीर को एनर्जी देती है। पूरे शरीर में रक्त का संचार होने के कारण, यानी कि उसमें जब वह मिल जाता है तो पूरे शरीर में रक्त का संचार जल्दी होता है, जिससे यह रक्त के संचार के साथ साथ पूरे शरीर को एनर्जी देता है। यही रीज़न है कि यदि किसी दुबले व्यक्ति को, यदि किसी बीमार व्यक्ति को, जब कोई बीमार व्यक्ति मूर्छित अवस्था में होता है और जब उसको ग्लूकोज दी जाती है, आई मीन ग्लूकोज के रूप में स्रोत दिए जाते हैं, जैसे कि अंगूर हुआ, अंजीर हुआ, पके हुए फल, ओके, ग्लूकोज के रूप में उसको दी जाती है, तो उसका सेवन करने के बाद मूर्छित व्यक्ति को बहुत जल्दी उसके बॉडी में एनर्जी आती है। क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि उसमें ग्लूकोज की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, जिसके उसका सेवन करने से मूर्छित अवस्था वाला व्यक्ति, उसका सेवन करने से उसके बॉडी में एनर्जी जल्दी आती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि कार्बोहाइड्रेट से वसा जो है ज़्यादा ऊर्जा देती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज हायर क्यों है। अब बात आती है कि हमारे शरीर में वसा कहाँ एकत्रित होता है। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे शरीर में वसा कहाँ एकत्रित होता है। वसा जो होता है लीवर में। कहाँ? लीवर में। इसके अलावा हड्डियों में वसा एकत्रित होती है, और इसके अलावा पेशियों में और एडिपोज ऊतक में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एडिपोज ऊतक क्या है ना। मैं बताती हूँ। एडिपोज ऊतक जो होता है, एडिपोज ऊतक जिसको हम हिंदी में कहते हैं वसा युक्त। क्या कहते हैं? वसा युक्त। ठीक, वसा युक्त कहते हैं। एडिपोज जो होता है यह शरीर में वसा के रूप में जाना जाता है। एडिपोज जो होता है यह शरीर में वसा के रूप में जाना जाता है। ये जो होते हैं त्वचा के नीचे, यानी कि चमड़े के नीचे, या त्वचा के नीचे यानी कि चमड़े के नीचे आंतरिक अंगों, यानी कि आंत की वसा के आसपास और मांसपेशियों के बीच अस्थिमज्जा के भीतर पाया जाता है ये एडिपोज ऊतक। तो वसा का निर्माण कहाँ होता है? वसा लीवर में, हड्डियों में, पेशियों में, एडिपोज ऊतक में, त्वचा के नीचे एंड गुर्दे के आसपास एकत्र होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि वसा कहाँ पर एकत्रित होता है। फिर है वसा के गुण। वसा के गुण क्या है? पहला गुण है वसा पानी में अघुलनशील होता है। दूसरा है वसा अन्य भोज्य तत्वों की अपेक्षा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन की अपेक्षा देर में पाचनशील है। थर्ड है अधिक समय तक अधिक ताप में रखने पर वसा
ग्लिसरॉल तथा वसी अम्लों में परिवर्तित हो जाती है। ग्लिसरॉल क्या है, वसी अम्ल क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी आगे। जिससे एक अन्य पदार्थ बनता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उस पदार्थ को कहते हैं एक्रोलीन। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कढ़ाई में रखा गया थोड़ा तेल, ओके, सब्जी फ्राई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए कढ़ाई में थोड़ा तेल रखा गया, वो भी अधिक ताप पर, ठीक। जब तेल ज़्यादा चढ़ गया, अधिक ताप पे रहने की वजह से जब तेल ज़्यादा चढ़ गया तो उसमें से निकलने लगा क्या? धुआं। उसमें से निकलने लगा धुआं, जो सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक। और ये जो हानिकारक है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्रोलीन। फोर्थ है, शरीर में वसा 90 से 95 तक पाचनशील है। एंड फिफ्थ है, पानी के साथ फेंटने पर वसा अति सूक्ष्म कणों के रूप में द्रव पर तैरने लगता है और यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया कहलाती है पायसीकरण। मैं समझाती हूँ आपको उदाहरण में। जैसे कि दूध में जो है स्याही, दूध पकाने के बाद दूध में के ऊपर पड़ जाता है मोटा स्याही, जिसको हम कहते हैं मलाई। क्या कहते हैं? मलाई, ठीक। इस स्याही को दूध से किया गया अलग, ठीक। 2-3 दिन से दूध से स्याही को निकाल के अलग किया गया और बटोर लिया गया। एकत्रित करने के बाद उसको फ्रिज में रख दिया गया और फ्रिज से निकालने के बाद उसको जो है फेंटा गया, ठीक। उसको बहुत फेंटा गया। जो मलाई होता है थोड़ा तरल पदार्थ में होता है, लेकिन जब उसको फेंटा जाता है तो फेंटते 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 वह बदल जाता है द्रव में, ठीक। जब वह द्रव में बदल जाता है फिर भी आप उसको फेंटते रहिए, फेंटते फेंटते वह फिर से बदल जाएगा तरल में, ठीक। जब वह तरल में बदल जाएगा तो ये ठोस और द्रव दोनों में बदलेगा। जो ठोस पदार्थ यानी कि पानी के साथ फेंटने पर वसा अतिसूक्ष्म कणों में द्रव के रूप में तैरने लगता है, यानी कि जो द्रव के ऊपर जो तैरता है वो होता है वसा, और जो पानी जैसा रहता है वो होता है पानी। और यह क्रिया क्या कहलाई? यह क्रिया कहलाई पायसीकरण। फिर है रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन। वसा व लिपिड्स क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन लिपिड्स के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा वसा अम्ल के बारे में। ओके गाइस, वसा व लिपिड्स में मुख्य रूप से 2 तत्व होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि वसा का निर्माण जो होता है वो ग्लिसरॉल और वसा अम्ल के संयोजन से होता है। मुख्य रूप से 2 तत्व पाए जाते हैं। वो तत्व कौन कौन से हैं? ग्लिसरॉल एंड वसा अम्ल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फैटी एसिड। सबसे पहले हम जानेंगे ग्लिसरॉल के बारे में। ग्लिसरॉल जो है यह एक प्रकार का अल्कोहल है जिसमें कार्बन के 3 अणु उपस्थित होते हैं। ग्लिसरॉल का उपयोग हेयर कंडीशनर में, मॉइस्चराइजर में भी ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। ये चिपचिपा पदार्थ होता है। एंड सेकंड है वसा अम्ल, फैटी एसिड। वसा अम्ल क्या है? कार्बन हाइड्रोजन के लंबी सी चेन को कहा जाता है वसा अम्ल। कार्बन एंड हाइड्रोजन के लंबी सी चेन को क्या कहा जाता है? वसा अम्ल यानी फैटी एसिड। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया कि लिपिड्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले वसा अम्ल बताऊंगी। तो आपने वसा अम्ल के बारे में समझा कि कार्बन और हाइड्रोजन के लंबी सी चेन को कहा जाता है वसा अम्ल। लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स ऑर्गेनिक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक तत्व। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक तत्व क्या है। ऑर्गेनिक तत्व यानी कि जो कार्बन हाइड्रोजन बहुत सारे तत्वों से मिलकर बने होते हैं, ऑर्गेनिक तत्व कहलाते हैं। जब बहुत सारे फैटी एसिड मैंने आपको बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन के लंबी सी चेन को कहा जाता है फैटी एसिड। और जब बहुत सारे यानी कि ये भी फैटी एसिड है, ये भी फैटी एसिड है, जब बहुत सारे फैटी एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो यही कहलाते हैं लिपिड्स। क्या कहलाते हैं? लिपिड्स। आई होप कि आपको लिपिड्स से समझ में आया हो। फिर हम जानते हैं कि वसा अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। वसा अम्ल
दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त वशीय अम्ल एंड असंतृप्त वशीय अम्ल। सबसे पहले हम जानेंगे संतृप्त वशीय अम्ल। जानेंगे कि संतृप्त वशीय अम्ल खाने योग्य होता है या लाभदायक होता है या नुकसानदेह होता है। तो मैं आपको बता दूं कि संतृप्त वसा जो होता है, संतृप्त वसा को सीमित मात्रा में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह नुकसानदेह होता है। यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? हाँ गाइस, कोलेस्ट्रॉल क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पित्त सांद्र। क्या कहते हैं? पित्त सांद्र। ये जो होता है, ये मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो यकृत से उत्पन्न होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है यह यकृत से उत्पन्न होता है। कोलेस्ट्रॉल सभी सजीवों यानी कि सभी पशुओं और सभी मनुष्यों की कोशिका झिल्ली समेत शरीर के सभी भागों में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोशिका झिल्ली समेत शरीर के सभी भागों में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदय से संबंधित बीमारी यानी कि हार्ट अटैक, नसों की बीमारी और हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ता है? जब हम वसायुक्त भोजन ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हम व्यायाम नहीं करते हैं और हमारे शरीर का वजन बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल नामक बीमारी हो जाती है। जैसे कि लोगों ने वसायुक्त भोजन को लिया, ठीक, किया नहीं व्यायाम तो बढ़ गया वजन, और वजन बढ़ गया तो हो गया कोलेस्ट्रॉल नामक बीमारी। कोलेस्ट्रॉल नामक बीमारी, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया शरीर में तो क्या हुआ हार्ट अटैक, हो गई व्यक्ति की मृत्यु। आप ऐसा समझिए। इसके अलावा धूम्रपान तथा शराब पीने के कारण भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको कोलेस्ट्रॉल समझ में आया हो। तो संतृप्त वशीय अम्ल सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में मिलते हैं। संतृप्त वशीय अम्ल जो होता है सामान्य ताप यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस में यह ठोस अवस्था में मिलते हैं। ठोस नजर आने वाले हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी में ट्रांस फैट एसिड होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांस फैट एसिड होते हैं। यह भी नुकसानदेह होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि संतृप्त वशीय अम्ल क्या है। संतृप्त वशीय अम्ल में प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु से यानी कि प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। केवल पहले व अंतिम कार्बन परमाणु पर क्रमशः CH3, केवल पहले CH3 व अंतिम कार्बन परमाणु COOH ग्रुप जुड़े होते हैं। बाकी कार्बन परमाणुओं से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। यहाँ पे हम कुछ संतृप्त वशीय अम्ल के एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? CH3 CH2 CH2 COOH। कार्बन परमाणु की संख्या, ब्यूटायरिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या 4 है। कैसे? मैं गिनाती हूँ, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। इस प्रकार ब्यूटायरिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या हुआ 4। स्रोत क्या है? मक्खन। दूसरा है कैप्राइक अम्ल। कैप्राइक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 है। कैसे? 1 कार्बन एंड 4 कार्बन, 4 और 1 ये 5 एंड ये हुआ 6। इस प्रकार कैप्राइक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या हुई 6। प्राप्ति के स्रोत है मक्खन। एंड थर्ड है कैप्राइलिक अम्ल। ये था कैप्राइक अम्ल और ये है कैप्राइलिक अम्ल। कैप्राइलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना है? 8। कैसे? ये देखिए, CH2 ब्रैकेट 6 कार्बन, 7 कार्बन एंड 8 कार्बन। इस प्रकार कैप्राइलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या हुआ 8। प्राप्ति के स्रोत हैं गोले का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल, गरी का तेल। फिर है असंतृप्त वशीय अम्ल। असंतृप्त वशीय अम्ल,
असंतृप्त वशीय अम्ल। असंतृप्त वसा जो होती है सामान्य ताप पर 20 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, द्रव अवस्था में रहते हैं। संतृप्त वसा जो होती है यह 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होते हैं और असंतृप्त वसा जो होती है यह 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होती है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको ऑयल कहते हैं। संतृप्त वशीय अम्ल जो होती हैं उसको ज़्यादा खाने योग्य प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन असंतृप्त वशीय अम्ल जो होते हैं इसको ज़्यादा खाने योग्य प्रयोग करना चाहिए। यह वसा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल घटाने हेतु संतृप्त वसा कम कर दे और असंतृप्त वसा बढ़ा देती है, जो सेहत के लिए लाभदायक होती है। असंतृप्त वशीय जो है, हाँ अब देखिए असंतृप्त वशीय अम्ल क्या है। इन वशीय अम्लों में कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन से जुड़े, ये देखिए कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम जुड़ सकने वाले हाइड्रोजन से कम है। यानी कि कार्बन की संख्या देखिए कम है, 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन 4 कार्बन एंड हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 6, यानी कि 4 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। वहीं यहाँ पे कहा है कि अधिकतम जुड़ सकने वाले हाइड्रोजन से कम है कार्बन की संख्या। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए इन हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कार्बन परमाणु द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। द्विबॉन्ड, ये देखिए CH डबल बॉन्ड CH, ये देखिए C डबल बॉन्ड CH। तो वही बताया है कि अधिकतम जुड़ सकने वाले हाइड्रोजन से कम है कार्बन की संख्या, इसलिए हाइड्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कार्बन परमाणु को डबल बॉन्ड द्वारा जोड़ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं फार्मूला। अब देखते हैं असंतृप्त वशीय अम्ल के कुछ एग्जाम्पल। पहला है पामीटोलिक अम्ल, जिसका सूत्र है CH3 CH2 ब्रैकेट 5 CH डबल बॉन्ड CH CH2 7 COOH। पामीटोलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 16। कैसे, आइए हम देखते हैं। CH2 ब्रैकेट में 7 कार्बन इसको ले लेते हैं एंड CH2 ब्रैकेट में 5 एंड 7 को ऐड कीजिए हो जाएगा 12 एंड 30 15 एंड यहाँ पे देखिए 16। इस प्रकार पामीटोलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या हुई 16। स्रोत क्या है, मक्खन और बीज के तेल। दूसरा एग्जाम्पल है ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 18। कैसे, CH2 ब्रैकेट में है 7 CH2 ब्रैकेट में है 7 को कीजिए 8 हो गया 40 के बाद यहाँ पे देखिए ये हो गया 15 कार्बन 16 कार्बन 17 कार्बन एंड 80 कार्बन। इस प्रकार ओलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या हुई 18। स्रोत है सभी तेल व वसा। थर्ड है लिनोलिक अम्ल। लिनोलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या है 18, यानी कि जितना ओलिक अम्ल में है उतना ही लिनोलिक अम्ल में है कार्बन परमाणुओं की संख्या। आइए देखते हैं कैसे। CH2 ब्रैकेट के नीचे है 7, CH2 ब्रैकेट के नीचे है 4, 7 एंड 4 को 8 ऐड कीजिए हो जाएगा 11। ठीक, 11 एंड 12 कार्बन 13 कार्बन 14 कार्बन और यहाँ पे देखिए 15 एंड 16 70 कार्बन एंड यहाँ पे देखिए COOH 80 कार्बन। इस प्रकार लिनोलिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या हुई 18। प्राप्ति के स्रोत हैं सोयाबीन के तेल। अब देखिए असंतृप्त वसा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एकल असंतृप्त वसा और बहु असंतृप्त वसा। सबसे पहले हम जानते हैं कि एकल असंतृप्त वसा के स्रोत क्या हैं। एकल असंतृप्त वसा के स्रोत हैं मूंगफली, सरसों, जैतून का तेल आदि। ये जो स्रोत हैं
ये एकल असंतुलित वसा के स्रोत हैं। फिर देखते हैं बहु असंतुलित वसा के स्रोत क्या हैं। बहु असंतुलित वसा के स्रोत हैं सूरजमुखी, सोयाबीन एंड मकई के तेल। ये जो स्रोत हैं ये बहु असंतुलित वसा के स्रोत हैं। थैंक यू सो मच गाइज।